Hello, my lovely sisters out there. This is ARK representing Arcanine. Dear CS Professional Students, chapter number 4 of RCD. जी हाँ, पार्ट नंबर 3 याद देखिएगा। फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं एंड इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आईपीसी। और अभी इंपॉर्टेंट बात सुनना, इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपका टेस्ट है, पता भी तो लगे ना भाई कितना समझ में आ रहा है। सो टेस्ट कोई सा भी मिस मत करो, चाहे वो आरसीडी का हो, सेक्रेटरी ऑडिट का हो या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का हो, कोई टेस्ट मिस मत करो। इंश्योर करके कह रहा हूं बेटा, रेगुलर क्लास और टेस्ट ना स्कोर 60+ 100%। और ये कहने की बात नहीं है, प्रूव हो रहा है, स्टूडेंट्स करके दिखा रहे हैं। सो आप भी कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, समझिएगा। जब हम बोल रहे हैं फ्रॉड अंडर आईपीसी, तो उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस करी है। और याद रखिएगा, यहाँ ना फ्रॉड अंडर आईपीसी थोड़ा डिफरेंट तरह से ट्रीट होता है, ऐसा नहीं जैसा कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक मजे की बात बताता हूं। देखो सुनो, कहता है आप बोल रहे हैं फ्रॉड अंडर आईपीसी, और मजे की बात है जो आईपीसी है ये फ्रॉड को ना कोई डेफिनेशन देता ही नहीं है स्पेसिफिकली। और एक और मजे की बात, फ्रॉड के लिए सेक्शन 420 सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी बेसिकली फ्रॉड का सेक्शन भी नहीं है। ध्यान समझना क्या कह रहा हूं। आईपीसी तो डिफाइन करता है किस चीज को, चीटिंग को, जो हम पढ़ेंगे आगे। और मजे की बात है सेक्शन 420 जो कि कोर सेक्शन नहीं है किसका, फ्रॉड का, बट क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस में आ गया है तो हम लोग 420 की जब बात करते हैं बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड में आ रहा है 420 ही क्या कर रहा है, धोखाबाजी। सो अब एक छोटी सी बात तो मैंने पहले आपको ये बताया कि आईपीसी स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन फ्रॉड की डिफाइन नहीं करता है, इसके लिए हमें सेक्शन रेफरेंसेस निकलेनी पड़ेंगी। लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए। क्या चाहिए? आपका अटेंशन पे कीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। सबसे पहले देखो यहां पर आओ, जब हम डेफिनेशन उठा रहे हैं ना, याद रखना मॉड्यूल से लैंग्वेज बहुत कंक्रीट लैंग्वेज दी हुई है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आइए, कहता है आईपीसी 8060 डज नॉट डिफाइन द फ्रॉड, it defines cheating. Interestingly, section 420 which has become the synonym with fraud is not even the core section dealing with the fraud. जबकि सेक्शन कौन से यूज करते हैं, आम भाषा में भी बोलते हैं 420 आदमी है, मतलब फ्रॉड आदमी है। और लेकिन 420 खुद कोर सेक्शन नहीं किसका, फ्रॉड का। तो क्या किया जाए, इसके लिए हम एक बार चीटिंग की डेफिनेशन समझते हैं। कहता है इट इज सेक्शन 415 in fact which defines cheating and says that if someone deceives another to deliver any property or do or not to do something that he or she would not if they were not deceived is said to cheat. सर मतलब क्या है, समझो, ऐसे समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने को मिलेंगे और क्लैरिटी के लिए बहुत कुछ बताऊंगा। ये चैप्टर रटना नहीं है, जितना हो सकता समझना, और जहां से डेफिनेशंस को समझाना और याद करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। सो ध्यान सुनना। मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी को फ्रॉड इंटेंशन से, कैसी इंटेंशन है, मेलाफाइड इंटेंशन है। कैसी है, मेलाफाइड इंटेंशन है। इंटेंशन का ही तो खेल है सारा भाई, फ्रॉड में इंटेंशन का ही तो खेल है। जब इंटेंशन आपके इरादे ही गड़बड़ हैं तो क्या करने वाला है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए कि भाई मैं आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि बेस्ट क्वालिटी के हैं और आप उसके बदले मुझे उसका कंसिडरेशन पे कीजिएगा। जबकि ए जानता है कि भैया ये गुड्स अच्छे नहीं है, जानता है, ही नोज दैट। वो क्या कर रहा है, धोखा करना चाह रहा है बी के साथ में। अब समझो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मिस्टर ए ने जो ये डिस्क्राइब किया कि गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी का है, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी का है, ऐसा क्वालिटी नहीं है, जबकि गुड्स डिफेक्टिव है, ठीक है। किसको डिलीवर कर दिया, बी को। अब बी ने उसके बदले, उस भरोसे में आके कि इतना बढ़िया गुड्स फिर नहीं मिलेगा मार्केट में, उसने इस भरोसे में आकर क्या कर दिया, गुड्स परचेज कर लिया। अगर इस भरोसे में आकर बी गुड्स परचेज नहीं करता तो वो डिसीव भी नहीं होता। डिसीव नहीं होता तो समझो फ्रॉड नहीं बनती। डिसीव हो गया, उसको धोखा दिया और वो उसके साथ फ्रॉड हुआ और उसने तभी एक्ट परफॉर्म किया। ये लैंग्वेज में कई लोग, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ समझो इसकी लैंग्वेज ही ख्वाब क्या क्या कह रही है। कहता है डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, डू और नॉट टू डू समथिंग दैट ही और शी वुड नॉट, बी खरीदता ही नहीं अगर इफ दे वर नॉट डिसीव्ड, अगर उसको ये धोखा देने वाला जाल उसके सामने बिछाया नहीं जाता, ये चीटिंग हुआ। पर यहां नहीं रुकना है हमको, अभी आगे और चलना है।
डिसीविंग अदर पीपल इज अ क्राइम इफ यू, अब ये कुछ एलिमेंट्स है, ये आपको समझने हैं। देखो कहते हैं इंटेंडेड टू डिसीव, जैसे मैंने कहा भी, इरादा होना कि आप किसी को मेलाफाइड इंटेंशन, गलत भावना से धोखा दे रहे हैं, ठीक है। इंटेंट टू डिसीव देम, मेड देम टू डू समथिंग अंडर डिसेप्शन, मेड देम टू डू समथिंग। बी से कहा क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेयर ये प्रोडक्ट्स मिलता है मार्केट में, कहीं मिलता नहीं है ना, सदियों में एक बार पैदा होता है। बोला अच्छा यार ये तो ले लो। तो कह रहा है क्या, मेड देम टू डू समथिंग अंडर डिसेप्शन। तो बी के माइंड में क्या, ये धोखा बन गया कि अच्छा ये तो अच्छी चीज है तो ठीक है लेते हैं। एंड दे वुड नॉट हैव डन दैट समथिंग इफ दे हैड नॉट बीन डिसीव्ड, अगर वो ऐसा करता ही नहीं, बी वो लेता ही नहीं, अगर उसके सामने ये झूठी और जो गलत इरादे से जो उसने चीज रखी है अगर वो बताई ना जाती। ये बहुत सिंपल सी बात है एकदम। कोई कहता आदमी कोई ठग लिया गया, ठग कब लिया गया, क्योंकि ठगने वाले ने उसके सामने कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन करी है जिससे वो डिसेप्शन उसके माइंड में क्रिएट हुआ। बात पकड़ में आ रहा है, ठीक है सर। नाउ एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ हार्म। अब यहां पर याद रखना आईपीसी के अंदर क्या कह रहा है, दूसरे का नुकसान हुआ हो, सम सॉर्ट ऑफ हार्म, डैमेज डन टू द पर्सन चीटेड बिकॉज ऑफ दैट चीटिंग। चीटिंग की वजह से किसी का कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ हो। बात पकड़ में आ रहा है। द डैमेज नीड नॉट नेसेसरी बी द फाइनेंशियल नेचर, जरूरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पैसा में ही नुकसान हुआ हो। इट कुड बी सॉर्ट ऑफ सम हार्म टू द बॉडी, जैसे एक प्रोडक्ट, जैसे एग्ज्यूम करो डेंजरस प्रोडक्ट था लेकिन जानता था ए कि बी को दे तो रहा हूं लेकिन उसने इस बारे में बता नहीं रहा, छुपा लिया। इससे बी ने उससे इस्तेमाल किया और बी को कोई बॉडी इंजरी हो गया। माइंड और रेपुटेशन, या कोई इस तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ना माइंड एंड रेपुटेशन के केसेस में जनरली, जैसे कोई ली प्रोफेसर हैं, इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए गए जो उससे बिलोंग नहीं करते हैं। सो यहां पर ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एलिमेंट समझें। पहले तो ये कुछ बातें जो से मैंने कहा कि पहले ये बातें प्रूव होनी चाहिए कि इंटेंडेड टू डिसीव देम एंड मेड देम टू डू समथिंग अंडर डिसेप्शन, और फिर कह रहा है दे वुड नॉट हैव डन समथिंग इफ दे हैड नॉट बीन डिसीविंग। क्लियर एकदम। अच्छा अब देखो आगे और देखते हैं, अभी चिंता ना करना भाई, चलते चलना है, ठीक है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन एज डिस्कस अबव, देयर इज नो फ्रॉड। So to constitute a fraud, there must be a malified intention. बिना malified intention के बात नहीं होना। जैसे assume करते हैं, एक और बात, एक चीज समझते हैं, ध्यान सुनना। एक बार एग्जांपल लेते हैं एक और। देखो अब अगर मान लो, assume करो मिस्टर ए, ठीक है, और ये मिस्टर बी। ध्यान से सुनना भाई, एग्जाम्पल के बिना ये चैप्टर बुद्धि में नहीं घुसेगा। बी ने ए से कहा भाई ये मेरे कुछ 10,000 रुपीज हैं, इसको तू ABC लिमिटेड के पोर्टफोलियो में, ABC लिमिटेड के मान लो शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे। क्या कर दे? शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। बोलो ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने देखा कि जो ABC लिमिटेड है इसका शेयर का प्राइस गिरता जा रहा है बुरी तरह से, जो बी की नॉलेज में है ही नहीं। लेकिन ए ने सोचा नहीं यार बी का बेचारे का नुकसान हो जाएगा, मैं इसकी जगह XYZ लिमिटेड में इसका पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, और उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन XYZ लिमिटेड के भी शेयर के प्राइसेस एकदम गिर गए और अल्टीमेटली बी को हो गया लॉस। अब बी ने जैसे ही देखा कि भाई मैंने तुझसे कहा था किस में इन्वेस्ट करना, ABC लिमिटेड में, तूने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? XYZ लिमिटेड में। पर ध्यान से अगर देखें मिस्टर ए ने तो ये सोचा था ना कि बेचारा ए का बी का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं एक ABC लिमिटेड में ना करके XYZ लिमिटेड में करता हूं। ध्यान से देखेंगे यहां ए का इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि यहां पर लॉस हो गया बी का, ऐसे केसेस में बी जो है उससे क्या कहेगा? उससे कहेगा कॉम्पनसेशन। तो यहां रेमेडी क्या हो जाएगी? सिविल रेमेडी। मतलब वो क्या करेगा? कहेगा भैया मेरे साथ सिविल रॉन्ग हुआ है, मेरे को कॉम्पोजिशन दे। बात पकड़ में आ रहा है? मतलब फ्रॉड के लिए मेलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। जैसे अगर इसी केस में ऐसा होता कि मिस्टर ए ने इंटेंशनली XYZ लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया क्योंकि XYZ लिमिटेड मिस्टर ए की कंपनी है, इसलिए उसने ऐसा किया, तब इसे हम क्या बोलते हैं? मेलाफाइड इंटेंशन। देन इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। बात पकड़ में आ रहा है?
चलिए आइए, तो उम्मीद कर रहा हूं पहली बात पकड़ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब कह रहा है देखो, इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, ये मजे की कहानी है वैसे। अब इसमें मैंने आपके लिए कुछ बातें वैसे मैंने नोट की थी, लेकिन मैं चाहूंगा ये बात जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो यहां आओ, अभी आओ 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 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पहले ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान सुनना। देखो एक है ना बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, उसे ध्यान सुनते हैं, उसे समझते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। आप अज्यूम कीजिएगा आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में लंच करने गए, और उस होटल में के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर वहां पर एक आए यू नो व्हाट, जो अटेंडेंट थे, जी हाँ वेटर्स थे, उन्होंने आपने कोट पहन रखा था, आपने कोट उतारा, उन्होंने दिया, उन्होंने जाके कोट हैंग कर दिया, तो आपके सामने ही हैंग हुआ था, ठीक है। एक और व्यक्ति आए, उन्होंने भी सेम कलर का कोट सेम साइज का पहना हुआ था, उन्होंने का भी कोट उतारा, उनका भी साइड में हैंग कर दिया। आपने अपना लंच किया, आप खड़े हुए, पेमेंट किया, आप गए, आपने अपना कोट उठाने की जगह उनका कोट उठाया और आपने पहन लिया, क्योंकि वो एकदम एक जैसा ही था, इसलिए आपको कुछ फर्क दिखाई समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप वहां से चल दिए तब आपने रास्ते में रियलाइज किया, अरे यार ये उसका कोट पहना है, क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांड का था, तो एकदम से आपको याद आया, अरे नहीं यार ये तो किसी दूसरे का आ गया है। लेकिन आपने क्या करा, ये जानने के बाद भी आप वापस भगे भगे कोट नहीं गए, वो रेस्टोरेंट नहीं गए कि जाके उसके कोट को वापस करते या कुछ और तरीके का ढूंढते। आपने नहीं किया, आपने बोला चलो ठीक है आ गया सो आ गया, आ गया सो आ गया, और आप इसका इस्तेमाल करते रहे। आपको पता है इट्स ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, गड़बड़ हो गई। समझो, अगर जब समझो डिसऑनेस्टी, मतलब यहां डिसऑनेस्ट आ गया, पर्सन का इंटेंशन कैसा होगा, डिसऑनेस्ट कि यार ठीक है यार चलो छोड़ो। ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखो समझो, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस बात को लेके कोई ना सोचना कि डेफिनेशन कैसे याद होगी, इसको पहले ही तोड़ ताड़ दिया गया है। क्या करें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405, अटेंशन पे कीजिएगा। Whosoever being in any manner entrusted with property, क्या कह रहे हैं, किसी के पास किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, इंटरेस्टेड, आई है का मतलब यहाँ पे कि इंटरेस्टेड, सुपुर्द की गई है, ठीक है, किसी को दी गई है, ठीक है जी, या फिर, और पहला पॉइंट याद रखेंगे, इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी। दूसरी बात क्या है, विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, विद एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। डोमिनियन का मतलब कंट्रोल है उसके ऊपर, उसके पास में उसका। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हुई, पहला क्या कह रहे हैं, पर्सन इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी, या फिर डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, बात पकड़ में आ रहा है। फिर तीसरी बात, डिसऑनेस्टली misappropriates or converts to his own use that property। वापस समझना, वर्ड आ गया, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी। यहीं से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, फिर समझ लो। किसी के पास पहले प्रॉपर्टी होना, याद करवा रहा हूं, याद करो भाई बोल के, इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर में पहला होना क्या जरूरी है, प्रॉपर्टी होना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मीनिंग मत ले लेना ये मोबाइल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, भाई प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ा होगा पहले, तो आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ आ रही होगी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ मोबाइल एंड मोबाइल प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। सो ध्यान सुनना वापस, क्या कह रहे हैं सर, अच्छा प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का सिर्फ मतलब मोबाइल से नहीं है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, बंडल ऑफ राइट्स, याद आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। और इंटरप्रेट करूंगा, आगे करूंगा, पहले सुनो। सो पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये कह रहा है क्या है, उसके पास जमीन ओवर द प्रॉपर्टी, ठीक है सर, जमीनियन विद ओवर द प्रॉपर्टी। वो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट, बोलो ना मेरे साथ वर्ड, डिसऑनेस्टली इंटेंशन बता रहा है, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, और डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, डिसऑनेस्टली यूजेस, या फिर क्या कह रहा है, डिस्पोजेस दैट प्रॉपर्टी। बात समझना, अगेन इंटेंशन है, ठीक है। इन द वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज। कह रहा है वायलेशन किया है कैसे, जब लॉ ने किसी पर्टिकुलर मोड बता रखा था कि अपनी ड्यूटीज को कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, और आपने उसके वायलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड, बात पकड़ में आया,
देन पॉइंट 6 क्या कहता है, विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट, मतलब उसने वो ट्रस्ट क्या किया, ब्रेक किया, और विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप लोगों को फिर कह दूं, अपने मॉड्यूल में भी ऐसे ही पॉइंट बना लेना, ये समझना और याद करना बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अब आइए इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। पहले हमने देखा अनट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी या डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। इस डेफिनेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर देखने को बड़ा अच्छा चीज मिल रहा है, क्या कि अगर कोई इंसान, सपोज देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे थे उन्होंने, कि मान लीजिएगा आप जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के मुताबिक एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, किसकी, एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है, किसका बनता है रे, एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी से उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेशन में या ईएसआई कॉर्पोरेशन में भैया डिलीवर कर दे, वहां सबमिट डिपॉजिट करे। लेकिन अब ध्यान सुनना, ये किसका, एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि उसे ये काम करना है। लेकिन अगर वो डिडक्ट करने के बजाय, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं करता है और अपने पास ही रख लेता है, तो वो क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसी के अंदर अगर आप डेफिनेशन को फिट करें, इजीली बैठता है, कैसे, पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहां पे क्या हो गया कि वो जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन बिलोंग करता है किससे, पर्टिकुलरली उस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो वो इंटरेस्टेड विद, क्योंकि वो एम्प्लॉय का कंट्रोल है, ठीक है। सो ये दोनों बात देखेंगे, इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। डोमिनियन किसका है, एम्प्लॉयर का, ठीक है जी। फिर हमने क्या बोला, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, उसने क्या किया, क्या किया, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट, करना क्या था, कंट्रीब्यूशन भेजना था भाई, कंट्रीब्यूशन नहीं भेजा तूने, बात पकड़ में आ रहा है, या इसको डिस्पोज ऑफ गलत तरह से किया, देखो देखो डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे आगे क्या कहता है, इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ प्रिस्क्राइब, भैया प्रोविडेंट फंड काउंटर बता रखा है जी, प्रोविडेंट फंड के अंदर बता रखा है, मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ द प्रोविडेंट फंड के अंदर बोल रखा है, ईएसआई एक्ट के अंदर बोल रखा है कि कंट्रीब्यूशन भेजना था तुमको, तुम काट के अपने पास में रखोगे, तो तुमने क्या किया, वायलेशन, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो एक्सप्रेस और इंप्लाइड है, बात पकड़ में आ रहा है, और जिसमें उसने क्या करा, ट्रस्ट को ब्रीच किया है, और जिससे दूसरे को विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन, विलफुली मतलब जानबूझ के दूसरे को सफर करवाया है, सफर का मतलब समझ में आ रहा है, नुकसान हुआ है। अब ये बात पकड़ में आया। अब एग्जाम में सर मैं कैसे लिखूंगी, ये लिखूंगा भाई, एक सिंपल सा तरीका बता रखा, पॉइंट से पॉइंट जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 और तुम्हारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डेफिनेशन बन गया। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो यहाँ पर आपके सामने बताई है मैंने, क्लियर। आगे देखते हैं, देखो अब यहाँ कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, और क्लैरिटी के लिए हम एक दो यूज करके देखते हैं। जैसे ए, बीइंग एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ डिजीज पर्सन डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ व्हिच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू विल एंड एप्रोप्रिएट्स देम टू हिज ओन यूज। बताओ बदतमीज, तुमने कहा था कि भाई डिजीज जो है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उस व्यक्ति की विल को लोगों में सही तरह से, उसके जो भी हैं नॉमिनीज या बेनिफिशरीज, उनको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, बट वो अपने इस्तेमाल में कर रहा है। और ऐसे केसेस पता है इंडिया में बहुत होते हैं, इंडिया का सब जगह होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक और देखो, ए इज अ वेयर हाउस कीपर Z going on a January and trust him a furniture to A and the contract that it will be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods, A is committed a breach of this. बात पकड़ में आ रहा है। अब अगर तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ गया ना, तो तुम एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर। और किसी को फिर भी लग रहा हो, कष्ट हो रहा हो अंदर की, समझ में नहीं आई है, तो यहाँ जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्हें आप एक बार रीड करें फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है। एक और देखें, देखो ये वाला आ गया कर मजेदार। A revenue officer is entrusted with public money and is either directed by law or bound by the contract, express or implied, with the government to pay into a certain treasury all the public money which he holds. A dishonestly appropriates the money, he commits a criminal breach of trust. बात पकड़ में आ रहा है, क्लियर एकदम। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, A gist of offense of criminal breach of trust as defined in section 405 of IPC is dishonest misappropriation or conversion to his own use another person's property. तो अगर सेक्शन 405 में हम देखेंगे तो जिस अगर कंक्लूड किया जाए सेक्शन 405 को, तो 405 क्या कहता है,
देखने को क्या मिलना चाहिए? 405 कब अट्रैक्ट हो रहा होगा? जब वहां पर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन ऑन यूज अपने इस्तेमाल में ले लिया गया है एंड अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, किसका? किसी और का प्रॉपर्टी रहे। सेक्शन 405 के अंदर ये बात ध्यान रखनी है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलाकर ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है। The essential ingredients of the offense of the criminal breach of trust as under: accused must be entrusted with the property or with domain over, ये भी सीखा। Persons to entrusted must use that property, use भी करा हो या use ना किया हो तो क्या करा हो? Accused must dishonestly use or dispose of that property, willfully suffer any other person to do the violation of, या तो कोई लॉ की वायलेशन करी है, जैसे अभी हमने कहा ESI के अंदर PF का आपको बोला था कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, आपने नहीं किया, पकड़ में आया है। एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ प्रोसीडिंग प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन व्हिच ट्रस्ट इज डिस्चार्ज, या कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से आपने क्या किया है? ट्रस्ट ब्रेक किया है। क्लियर एकदम। अब देखो यहाँ ना बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन चिंता मत करो, मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकाल के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन फॉर्म में आने के लिए और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वीके दलाल वर्सेस, देखो, has held that the first ingredient of criminal breach of trust is entrustment, and where it is missing, the same would not constitute a criminal breach of trust। अगर कोर्ट में मान लीजिएगा एक्यूज ये साबित कर देता है कि मेरे को ये इंटरेस्टेड हुई नहीं है प्रॉपर्टी, आप क्या बात कर रहे हो सर? आप कह रहे हो कि वेयर हाउस में मेरे रखा गया था, उसको तुमने गलती से धोखाधड़ी से बेच दिया। मैं कह रहा हूं सर 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 वेयर हाउस में है ही नहीं। बोलो सर कैसे प्रूव करें? अब जैसे अज्यूम करो वेयर हाउस को रिसिप्ट बना कर देता होगा, वो तो नहीं चाहिए, वो भी नहीं है, कोई कैमरास लगे हुए हैं उस डेट पर हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग बता रही नहीं है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने? कहा भाई पर्सन इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी। ऐसे एग्जांपल दूसरा समझो, रिवेन्यू अथॉरिटी को कहा गया कि तूने पब्लिक मनी रख ली, लेकिन रिवेन्यू अथॉरिटी कह रहा है कि सर मेरे तो ये जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आता ही नहीं है कि पब्लिक से मनी मैं ले सकता हूं, मेरी अथॉरिटी में नहीं है, मुझे काम दिया गया है, आई एम अ रेवेन्यू ऑफिसर, बट मुझे पब्लिक से मनी लेने का अधिकार ही नहीं दिया गया है मेरे वर्क के अंदर। ठीक है, किसी तरीके की अथॉरिटी नहीं है। अब सपोज प्रूव कर देता है तो बात ही खत्म हो गया। तो पहले क्या है ये देखना होगा इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, वेयर इट इज मिसिंग, ऑफ कोर्स वो फिर नहीं हो सकता। सेकंड क्या कह रहा है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मे बी हेल्ड टू बी सिविल रॉन्ग, बट व्हेन मेंस रिया इज इन्वॉल्व्ड इट गिव्स द राइट्स टू क्रिमिनल लायबिलिटी आल्सो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मान लीजिएगा एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे 10,000 रुपए रखो, आपकी जान पहचान के मान लीजिएगा आपके नॉन थे, आपने कहा कि भाई मेरे 10,000 रुपए रखो और एबीसी लिमिटेड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देना। लेकिन उन्होंने देखा कि एबीसी लिमिटेड का भैया शेयर प्राइस तो बहुत गिर रहा है, उन्होंने आपके भले के लिए उठा के एक्सवाइजेड लिमिटेड पे पैसा लगा दिया। एक्सवाइजेड लिमिटेड का भी शेयर का प्राइस धम नीचे गिर गया। अब क्या होगा? सर मेरी इंटेंशन तो गलत नहीं थी ना। हाँ बिल्कुल नहीं थी, चिंता मत करो, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, सिविल बनेगी। कॉम्पनसेशन मांग सकता है आपसे सामने वाली पार्टी। याद हो गया? क्लियर है? अनलेस अंटिल यू नो व्हाट इज अ मेंस रिया, मैलेफिट इंटेंशन नहीं है, जब तक वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। बात पकड़ में आ रहा है? तो ये बात भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओमकारनाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट, कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। First, consists of creation of an obligation in relation to property over which dominion or control is acquired by the accused. Second, is misappropriation or dealing with the property dishonestly and contrary to the terms of the obligation created. बात पकड़ में आ रहा है? दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से समझो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब है कि आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दी है भरोसे में आकर, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट वर्ड से ही आप एक बात समझ रहे होंगे, जैसे एक एग्जांपल समझना, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज। ट्रस्टी पर भरोसा किया है, क्या कहते हैं? आपने क्या किया है? ट्रस्ट इंपोज किया, कॉन्फिडेंस रिपोज किया। ठीक है, कि आपने भरोसा किया है और वो उसके पास प्रॉपर्टी है, और अगर वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को जो कि बेनिफिशियरीज के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, वो अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसे बोलेंगे मिस एप्रोप्रिएशन। बात पकड़ में आ रहा है? सो पहले कह रहे हैं इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर उस प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है? मिस एप्रोप्रिएशन। क्या रहेगा? चलिए, इट वॉज हेल्ड दैट, ये भी देखो सब इंपॉर्टेंट केस लॉज निकाल के बैठा हूं एग्जाम के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट a check is a property, and if said property has been misappropriated or has been used for purpose for which same had not been handed over, a case under section 406 of the case may be found। ये सर ये क्या है? 406 कहां से बीच में घुसाया? समझाता हूं।
406 क्या कह रहा है कि आप पर किसी ने भरोसा करके आपको कोई प्रॉपर्टी दी, ठीक है, और आपने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया, मतलब आपने अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लिया उसको, या उसे छुपा दिया, या किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल गलत तरह से किया, तो सेक्शन 406 अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ध्यान सुनते हैं, देखो, वेयर डिमांड ड्राफ्ट वर ड्रॉन इन नेम ऑफ द कंपनी, याद रखना किसके नाम से बना है, कंपनी के नेम से, तो इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी किसके साथ हो गई, कंपनी के पास, ठीक है। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नीदर द गुड्स वर सेंट बाय द कंपनी नॉर द मनी वॉज रिटर्न, दोनों ही बातें हो गई। क्या हुआ, ना तो गुड्स सप्लाई किए गए, बट डिमांड ड्राफ्ट आया एबीसी लिमिटेड के नाम से, एबीसी लिमिटेड ने जब डिमांड ड्राफ्ट रिसीव कर लिया तो भाई देखा गया कि ना तो कंपनी ने उसको गुड्स दिए और ना ही उसका पैसा वापस किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। इट वाज pointed out that in the absence of any provision laid down under the statute, a director of a company or an employee cannot be held vicariously liable for the offense committed by the company itself. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टर्स, यहां पर ध्यान समझना, पहले एक इंपॉर्टेंट समझो, पहली बात तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत आंसर समझना है, केस लॉ के फॉर्म में आ सकता है, इसमें समझो उसका क्रक्स क्या है। पहली बात तो यहां पर है, जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड है वो किसके साथ में है, किसके साथ में है, कंपनी के नेम से। जैसे डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से ड्रॉ हुआ, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी ने ही गुड्स ना डिलीवर किए ना पैसा लौटाया है। अब आप कहेंगे सर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी क्या अपने आप कर देगा, ऑफ कोर्स, लेकिन आगे लॉ मेकर क्या कह रहे हैं कि 406 के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए इस प्रोविजन को, सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहां पर तो क्योंकि कंपनी खुद ही फ्रॉड में है, कंपनी खुद है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला इन द एब्सेंस ऑफ एनी, देखो यहां पे एक लैंग्वेज देखो, इट वाज पॉइंटेड आउट दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, देखो भाई ध्यान से सही को देखना है, हल्के में मत ले जाना है ऐसा ना, देखो इट वाज पॉइंटेड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन लेड डाउन अंडर स्टैट्यूट। अगर मान लीजिएगा कोई ऐसा प्रोविजन लिखा होता कि ऐसे केस के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर भी लायबल होगा, ठीक है, जैसे जनरली हम देखने को मिलता है कि नेग्लिजेंस अगर आ गई तो ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कम नेग्लिजेंस में लायबल होंगे, लेकिन सेक्शन 406 को उठा के मत मार देना, उसको पकड़ मारा है। 406 के अंदर ये बात नहीं कही गई है, 406 के अंदर जिसके नाम प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड की गई है, जिससे दिया गया, जिसमें भरोसा आपने रखा है, वो लायबल होगा। यहां पर इसे कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसलिए याद रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल में लिखा है या पर्टिकुलर किसी लॉ में लिखा है कि भैया नेग्लिजेंस के लिए आप भी लायबल होगे, तो नेग्लिजेंस के लिए लायबिलिटी बन रही है, याद रखिएगा, बात क्लियर हो रहा है। लेकिन अभी यहां के लेंगे सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग नहीं है। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज केसेस, we may conclude that for an offense to all fall under this section, all 4 requirements are essential. अब ये जरूर पढ़ना, देखो, the person handing over property must have confidence in the person taking the property so as to create a fiduciary relationship between them or to put in the position of trustee. याद रहेगा, अगर कोई स्ट्रेंजर होता तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर सेक्शन 405 406 की तरफ मत जाना, मतलब से समझे नहीं, अरे भाई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर समझ में आ रहा है ना, कोई और है, मतलब जिससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्टी का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, कैसे आपने उस पर कॉन्फिडेंस रिपोज किया है, बात पकड़ में आया। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है तो 405 406 से हम लोग उसको गवर्न नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो पहली बात क्या कह रहा है, जहां पर आपने उस पर क्या है, कॉन्फिडेंस रिपोज किया है। Accused must be in the such position where he could exercise his control over the property, that is dominion over the property, ये भी होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा रेवेन्यू ऑफिसर के पास पब्लिक मनी लेने की अथॉरिटी थी, वेयर हाउस कीपर के पास में गोडाउन में रखे हुए माल को इधर उधर करने की भी पावर थी, क्योंकि उसके पास कंट्रोल में था ना गुड्स, बात पकड़ में आ रहा है। एग्जांपल्स, द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, एज ऑफ कोर्स दोनों को ही कवर करता है, एंड इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड that the accused must dishonestly put the property to his own use or to some unauthorized use. Dishonest intention to the misappropriate a crucial fact to be proved bring home the charge of criminal breach of trust. I hope ये वाला तुम्हें एकदम अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये 4 बातें तुम अच्छे से याद रखना, ये 4 बातें होनी जरूरी हैं। और अगर किसी बच्चे ने ना, मेरा स्टूडेंट लोग अगर ये बात ही समझ गया है तो बहुत कुछ क्लियर हो गया है। ऑलराइट, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे आओ।
देखो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 कितनी पनिशमेंट है? इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और विद बोथ। वहीं अगर हम बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पीरियड, अगर मान लीजिएगा आप अपना कोई माल कुछ गुड्स वगैरह बेचते हैं और जो लेके जाने वाला है पहुंचाने वाला आदमी है वही अगर आपके माल के साथ छेड़खानी कर देता है तो तब भी कहता है हु बीइंग इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एज ए करियर warfer or housekeeper commits a criminal breach of trust in respect of property, imprisonment of either description 7 years तक का imprisonment है and also liable for fine, ठीक है। and criminal breach of trust by clerk or servant section 408, again being a clerk or servant employed as a clerk or servant being in any manner interested in such a capacity with the property or any domain over the property commits a criminal breach of trust, property shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and also liable to fine। and 409 is important, very very important, अपना मॉड्यूल में लिखो, आ सकता है। criminal breach of trust by public servant or by banker, merchant banker or agents। एजेंट्स का मतलब यहाँ पे कौन सा एजेंट्स है सर? गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनकी बात कर रहा है। समझो इसमें ना बड़ी मजे की बात है, इसमें तो पनिशमेंट 10 साल तक की दे रखी है। जी हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन, मतलब और नहीं सॉरी एंड, मतलब खतरनाक है, ये खतरनाक है। क्यों है समझो, उसका पीछे रीजन है कि जो पब्लिक सर्वेंट है ना उस पर लोगों का ट्रस्ट होता है। लोगों का ट्रस्ट उसमें क्यों होता है, उसका रीजन समझो। क्योंकि हम मानते हैं कि लॉज ने जो अथॉरिटीज दी हुई हैं उसे, वो किसके लिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वो काम कर रहा है। और अगर वही व्यक्ति लाइक बैंक है, बैंक ही घपला कर देता है तो आप लोगों का ट्रस्ट कहां जाएगा? हाँ, बात पकड़ में आ रहा है। ऐसे में देखते हुए ये देखा गया कि इनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है और ये अगर ऐसा ट्रस्ट ब्रीच करते हैं ऐसे केसेस में इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे बहुत जबरदस्त पड़ता है, सोसाइटी पे, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो सीवियर रखा है थोड़ा, मतलब मैंने कहा ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years एंड मतलब कितना खतरनाक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years तक का पनिशमेंट एंड फाइन। आओ सीखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए अच्छा है ये। Whoever being in any manner interested with property or with any domain over the property in his capacity of a public servant or in a way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney, agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or imprisonment up to 10 years or and also be liable for fine. The acts of criminal breach of trust done by the stranger is treated less harshly than acts of criminal breach of trust on the part of the person who enjoys the special trust। बात समझना, जैसे स्ट्रेंजर के केस में हमने क्या कहा, जैसे अज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए, अगर यही कोई एम्प्लॉय होता, कंपनी का क्लर्क होता, आपने देखा ना ऊपर, या कोई आपने वेयर हाउस कीपर को दिया हुआ है, ऐसे केसेस में पनिशमेंट फिर भी कम है कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं जो कि बैंकर या कोई मेंशन बैंकर है, एजेंट है या पब्लिक सर्वेंट है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अगर पाया जाता है तो। अब क्यों, अभी देखो। एंड इट्स ऑल्सो इन अ पोजिशन टू बी प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अथॉरिटी और ऑन अकाउंट ऑफ द स्टेटस enjoyed by them, say in the case of a public servant in the respect of the public servant the such more incident punishment for life imprisonment up to 10 years or fine is provided. This is because a special status and a trust which a public servant enjoys in the eye of the public as a representative of the government or the government owned enterprises, ठीक है, गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एक और बात बता दूं, किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए, आप देखो ध्यान से, यहाँ वर्ड और सुनना, हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के दे जाए तो जरा देख लेना। और गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस के लिए आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। सर वो तो मुझे याद नहीं, बहुत धन्य है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो एटलीस्ट अब एग्जामिनर तो आपसे ये कहेगा नहीं यार 12 लिखेगा, लेकिन बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, 12 डिफाइंस द यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो एंटरप्राइजेस उस में फॉल अगर हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए क्या ट्रीट होगी, एज इन क्लियर एकदम। चलो अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए बताया ये बात, एग्जाम में हो सकता है वो आपको एंटरप्राइज दे दे, तो पनिशमेंट आप याद रखें ना, इसके अंदर पनिशमेंट याद रखिएगा इस वाले मामले में, ठीक है।
आओ देखते हैं आगे ना. द पर्सन हैविंग fiduciary relationship between them have a greater responsibility for honesty as they have more control over the property entrusted to them due to their special relationship. Under this section, punishment जो हमने देखा severe and all person fiduciary relationship has been classified as a public servant, banker, factor, broker, etc. ठीक है सर. अभी दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये भी केसेस इंपॉर्टेंट हैं यार, दोनों ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, कर लो मार्क कर लो. आओ देखो, आओ जागो भाई, सो मत जागो, आओ देखो. He had collected, कौन है जी? म्युनिसिपल. देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. The appellant was a taxation clerk in the municipal committee. He had collected areas of tax from taxpayers, but some was not deposited in the funds of the committee after collection, but was deposited after 5 months. ठीक है भाई, ले लिया टैक्स, कलेक्शन कर लिया टैक्स पेयर से, और इन्होंने भाई साहब डिपॉजिट नहीं किया, और क्या किया 5 महीने बाद. He pleaded that money was deposited with the cashier मदन लाल के साथ में. उन्होंने कहा था मैंने तो जमा करा दी थी. A co-accused who had defaulted on same, but cashier proved that he had not received any such sum and was acquitted by the lower court. लो जी, कैशियर ने प्रूव कर दिया कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है. लोअर कोर्ट ने भाई सबको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया. The mere fact that the co-accused cashier was acquitted was not sufficient to acquit the accused in the absence of any proof that he had discharged trust expected to of him. अब ये तो सुनो बड़ी मजे की बात. उसने कहा कि सर जब कैशियर को ही एक्विट कर दिया, मतलब बरी कर दिया गया, तो मुझे भी कर दो, बात खत्म हो गया. बोला नहीं, ये कुछ सफिशिएंट एक तरह से एविडेंस होगा, यू नीड टू प्रूव. अगर आप प्रूव नहीं कर सकते देन आप लायबल हो गए. एज सच एक्यूज वाज लायबल अंडर सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी. ऐसे ये देखते हैं. Bachchu Singh was a state of Haryana. Appellant was working as a gram sache for 8 grams panchayat. He collected a sum of rupees 648 from 30 villages toward the house tax and executed receipts for the same. As he was a public servant in that capacity, he had collected money as a house tax but did not remit the same. He was charged under section 409. बात पकड़ में आ रहा है. It was held that appellant dishonestly misappropriated or converted a set amount for his own use and his conviction under section 409 IPC. बात तो याद रहेगा, क्लियर है. सो और बेटर क्लैरिटी के अब ये वाला आप रीड करेंगे एक बार गिरीश सैनी जी को, ठीक है. आई होप यहां तक हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कहानी को अच्छे से समझ लिया होगा, आशा करता हूं. आगे कहानी सुनिएगा, जान ही रहे क्लास कंटिन्यू है भाई, ठीक है. चीटिंग, ये भी अपना में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी. आज सेक्शन 415 से 420 तक बात करने वाले हैं, ठीक है. चीटिंग आइए देखते हैं, फटाफट सीखते हैं. चीटिंग के लिए भी बहुत, देखो सबसे पहले समझो, चीटिंग के लिए पहली बात समझो, सेक्शन 4 जो हमने कहा 415 से 420 बात करता है आईपीसी के अंदर. डील विद ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग इन द मोस्ट ऑफ केसेस, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. The accused merely get possession of things in caution, but in case of cheating, he obtains the possession as well as property in it. बात धोखाधड़ी कर रहा है. देखो कुछ एग्जांपल देते हैं पहले, फिर उसके डेफिनेशन जाएंगे. A dishonest concealment of facts is a deception with the meaning of this section. अर्थात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स. डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, चीटिंग का मतलब ही क्या होता है? चीटिंग का मतलब क्या होता है कि आप डिसऑनेस्टली फैक्ट्स को क्या कर रहे हैं? कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं जानबूझ के. जैसे ए बाय फॉल्स प्रिटेंडिंग टू बी इन अ सिविल सर्विसेज इंटेंशनली डिसीव्स Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for his does not mean to say pay. कि मैं सिविल सर्विसेज में हूं, मुझे आप अपने गुड्स क्रेडिट पे दे दीजिएगा, मैं आपको लेटर ऑन पे कर दूंगा. आपकी इंटेंशन क्या है? पे नहीं करना. चीट, डिसऑनेस्टली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, डिसऑनेस्टली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. एक और देखते हैं. A by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceives Z into believing that the article corresponds with the sample and thereby dishonestly induces G. कहा कि ये बेस्ट क्वालिटी का सैंपल दिखा दिया, बोला सर बाकी भी ऐसे ही रहेगा, और बाकी तो उसने वैसा भेजा ही नहीं. क्या करा? डिसऑनेस्टली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. और देखो, A intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend him money. या
A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of contract made with Z, which has not performed, and thereby dishonestly induces Z. So these are the examples of what cheat. cheat के अंदर एक ही खास बात का रखना है, उसका खास इंग्रेडिएंट क्या है? Dishonestly concealment of facts. इस बात को अपनी बुद्धि में अच्छे से बैठा लीजिएगा, जब चीट की बात हो रही होगी तो ये बात वहां होनी चाहिए, ठीक है? आओ अब चीटिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स है ना, इससे इसको पकड़ते हैं। देखो जैसे कह रहा है इंग्रेडिएंट्स क्या है? डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। सबसे पहली बात है डिसेप्शन, धोखा। अब डिसेप्शन वर्ड आ रहा होगा तो क्या कह रहे हैं भैया? इंटेंशन। हाँ, कैसे? फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन। पहले क्या कह रहे हैं? डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, कैसे? फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग। अगर किसी को इंड्यूस ही नहीं करे, समझो ना यार, चीटिंग 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 चीटिंग। ऑफ कोर्स नॉट। चीटिंग का मतलब सामने वाला इंड्यूस हुआ। इंड्यूस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो मोटिवेट हो गया उस एक्ट को करने के लिए, कि ठीक है मैं करूंगा और मुझे अगर पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा। बात समझे ना, कि मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा, मैं करूंगा। एक से कहा जा रहा है अरे आप कौन है? बोले मैं आईएएस ऑफिसर हूं। ओके, और हमें गुड्स क्रेडिट पे चाहिए। पहली बात तो ये समझना चाहिए था उसको कि आईएएस ऑफिसर है, क्रेडिट पे गुड्स मांगता फिर रहा है। लेकिन मान लीजिएगा अब सामने वाला तो इन्फ्लुएंस हो गया, हाँ ठीक है सर 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 सर, और वो गुड्स दे दिए क्रेडिट पर। क्या हुआ? बात पकड़ में आया, चीट किया उसने। तो पहले क्या करें? डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, फ्रॉडुलेंटली और dishonestly inducing that person to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain such property. बात पकड़ में आ रहा है? And intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived. ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी को डिसीव किया ही नहीं जाता तो वो उस एक्ट को परफॉर्म भी नहीं करता। उसे परफॉर्म किया क्योंकि उसे डिसीव किया गया, धोखा दिया जा रहा था, उस धोखे में फंसा और उसमें फंसने के बाद उसने वो एक्ट किया। बात पकड़ में आ रहा है? Which act or omission causes likely to cause damage or harm to that person or body, mind, reputation or property. देखो एक और एक बात इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं मजा आ रहा हो तो फिर ऊपर आ जाओ। एक और केस समझते हैं। देखो जैसे यहां देखते हैं, देखो 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 इंपॉर्टेंट है वाला। इसी का एग्जांपल लेते हुए हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको साथ कनेक्ट करके रीड करना। पहले इसको समझो फिर यहां आओ। ए सेल्स द एंड कन्वेज अ स्टेट टू बी। ठीक है जी। A knowing that in the consequence of such sale he has no right to the property, ये जानता है वो, but sells or mortgages the same to Z। पर होशियारी क्या करी? उसी प्रॉपर्टी को पहले तो एक बी को बेच दिया, फिर उसको बताया कि उसके पास राइट नहीं, उसको उठा के Z को भी दे दिया। Without disclosing the fact of the previous sale and conveyance to B and receive the purchase or mortgage money from Z, A cheats। अब बुद्धि में गई डेफिनेशन ये वाली, पकड़ मारा है। चलो अब आगे इंपॉर्टेंट चीज इस हाइलाइट की हुई, देखो ध्यान देंगे। कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव दैट इंड्यूसमेंट हैज बीन कॉज्ड बाय डिसेप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द अक्यूज्ड। कंप्लेनेंट भाई तुम्हें साबित भी करना पड़ेगा, तुमने तो कह दिया, ऐसे तो कोई भी पहुंच जाएगा, बट यू हैव टू प्रूव व्हाट, कि डिसेप्शन था, डिसेप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द अक्यूज्ड, किस तरह का धोखा दिया गया है ये साबित करो। कौन करेगा? कंप्लेनेंट। It was held that non-disclosure of relevant information would also be treated as a misrepresentation of facts leading to deception. Non-disclosure of relevant information, जैसे सपोज आप कोई परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दिया कि वेदर योर टाइटल बिलोंग टू दिस प्रॉपर्टी और नॉट। ए ने ये बात को बताना चाहिए था, ये कहेगा मैंने तो नहीं कहा था कि ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है। अब अरे भाई ये तुमको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्लोज करना था, नहीं क्या, ये भी क्या है? चीटिंग है। याद रहेगा ना। इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज इज टू रिटेन रॉन्गफुली द एक्साइज ड्यूटी which the state is empowered to under law to recover from the other person who had removed non-duty paid to the tobacco from one bonded warehouse to the another. They held guilty of life cheating. एक और देखो यहाँ पर क्या? It was held that negligence in the duty without any dishonest intention cannot amount to cheating. A bank employee, when in comparison of a signature of drawer, passes a check, there be negligence resulting in the loss to bank, but it cannot be held cheating. ऐसा क्वेश्चन को यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया क्या ये चीटिंग है? अगर नेग्लिजेंस है, अब भाई ये भी एक एग्जांपल दिया है ना नेग्लिजेंस से, कि अब भाई जो बेचारा बैंक करता वो क्या कर रहा था, बैंकर क्या कर रहा था, चेक उसके पास आया, उसने चेक का जो सिग्नेचर था उससे मिलाने की कोशिश करी, उसको लगा हाँ यही है ठीक है, उस भरोसे पे उसने पैसा दे दिया,
अब पता लगा लेटर ऑन क्या हुआ, ये तो धोखा निकला। तो ये क्या है, नेग्लिजेंस है। अब आपका सवाल आ रहा होगा सर ये भी तो हो सकता है ना मिली भगत, तो अब भाई ये देखो ऐसा है, मिली भगत तो वो जाके अलग मामला हो, कोर्ट प्रूव करना। हम बात कर रहे हैं किस चीज का, नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस को हम चीट नहीं ट्रीट कर रहे हैं, याद रहेगा। और ऐसा नहीं कि लायबिलिटी नहीं बनेगा, लायबिलिटी तो अलग चीज है कि भैया नेग्लिजेंस किया है तो फ्री कर देंगे, ऐसा नहीं है, लायबिलिटी तो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीटिंग बाय पर्सोनेशन कई बार कंपनी लॉ में मैंने पुराना डिस्कस किया हुआ है, सेक्शन 416 के अंदर बात कर लेते हैं फटाफट से। इफ अब देखो पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं ए हूं, बट एग्जैक्टली वो ए नहीं है। बात समझना क्या कह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है कि मैं मिस्टर ए हूं और वो ए है नहीं, तो क्या है, पर्सोनेशन। हाँ देखो, if he cheats by pretending word क्यों यूज हुआ, pretending to be someone other person, or by knowingly substituting one person for another, or representing that he or any other person is a person other than he or such person really is। जैसे देखो यहाँ पे देखो, A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name। A cheats by personation। A cheats by pretending to be B, a person who is diseased। A cheats by person, एक व्यक्ति जो मर चुका है और वो B को कह रहा है कि नहीं मैं हूं, ये हूं, जबकि वो इंसान ऐसा कोई है ही नहीं। या बैंकर को तुम ये प्रेजेंट करो कि आई एम अ रिच बैंकर, जबकि ऐसा है नहीं। बस समझिएगा, ठीक है। ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होता था ना, पहले कंपनी से शेयर लेने के लिए लोग फेक एप्लीकेशन लगाते थे, फिक्टिशियस एप्लीकेशन लगाते थे, जो है ही नहीं उसके नाम से एप्लीकेशन लगा देते थे। ये क्या है, पर्सोनेशन। The offense is committed whether the individual personated is a real or imaginary person। दोनों बातें हैं यहाँ पर, रियल और इमेजिनरी। आज पकड़ में आ रहा है, रियल और इमेजिनरी। चलिए, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बस ज्यादा नहीं है, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम टू 1 year और फाइन बोथ। ठीक है। चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में एंस्यू टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। धारा 418 सेक्शन 418 बड़ी मजे की बात कहता है। जैसे समझो किसी पर आपने भरोसा किया कि भैया ये देखो, समझो, ध्यान सुन, एग्जांपल दे रहा हूं ना, कॉमन सा एग्जांपल है कि मान लो एक बच्चा है, उसके मदर फादर एक्सपायर हो गए और वो अभी कैसा है, अभी वो है माइनर। ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल, जी हाँ, क्योंकि उससे प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही है भाई, लेकिन वो माइनर है। सो अब यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल जो है मान लीजिएगा उसके चाचा कर रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और चाचा का इंटेंशन है गड़बड़ वाला, चाचा का इंटेंशन है गड़बड़ वाला, वो अपने फायदे के लिए उस प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये 418 में ना, याद रखिएगा, बात कर रहा है ऐसे रिलेशन की जो क्लोज है, बात समझे ना, क्लोज है, जिसपे आपका ट्रस्ट क्लोज है। एक तो रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए, जैसे हमने देखा कि भाई हमने पब्लिक सर्वेंट के केस में देखा, या हमने वे हाउस कीपर के केस में देखा, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप उस तरीके नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ। यहाँ हम कह रहे हैं जब वहां पर रिलेशनशिप क्लोज है, इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में एंस्यू टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। मतलब चाचा का ड्यूटी था कि उसके भतीजा, हम भतीजा ही बोलेंगे ना, आई थिंक, माना कि वो उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे जब तक वो माइनर से मेजर नहीं हो जाता। लेकिन उसने क्या करा, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के बजाय धीरे धीरे उसी की प्रॉपर्टी को अपने नाम लिखने लगा। ये क्या बोल रहे हैं, 418 सेक्शन। According to section 418, whoever cheats with the knowledge that he is likely to cause wrongful loss to a person whose interest is present in the transaction to which cheating is relates, he was bound either by law or by legal contract। लॉ, जैसे कहा भी मैंने, चाचा का काम था कि भैया जो उसका भतीजा उसकी प्रॉपर्टी देखभाल करे। Or to protect, he shall be punished with imprisonment term which may extend to 3 years or fine or both। Now punishment for cheating by personation, अभी हमने डिस्कस भी किया था ऊपर, punishment for cheating by personation up to 3 years or with fine or more। ठीक है, याद हो जाता ज्यादा अच्छा भाई पनिशमेंट्स खास तौर से। Let's understand section 420, cheating and dishonestly inducing delivery of property। delivery of property ये भी मजेदार होने वाला है। देखो ये इसी को तो मैं कह रहा था, इसी की डेफिनेशन में तो ही क्या साउंड आता है, फ्रॉड 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 फ्रॉड। देखो section 420, whatsoever cheats thereby dishonestly induces a person deceives to deliver any property to any person or to make or alter or destroy the whole or any part of the valuable security, anything which is signed or sealed, anything which is signed or sealed which is capable of being converted into the valuable security shall be punished with imprisonment of term either description maximum 7 years or and also liable to fine। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, सिंपल चीटिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी, जो भी हमने डिस्कस किया ऊपर, एंड सेक्शन 420 कम्स इनटू द ऑपरेशन व्हेन देयर इज अ
delivery or destruction of property or alteration or destruction of any valuable security resulting from the act of the person deceiving. Now let's understand this with the case law. The money calculation scheme was allegedly mathematically impossibility, and promoters knew fully well that the scheme was unworkable and false representation was being made to the induced persons to part with their money. The Supreme Court held that it could be assumed to and presumed that the accused has committed offense of cheating under section 420 of IPC. कि ये चीज जानते हुए, अब देखो उसकी डेफिनेशन से भी कह रहा है ना कि आप जो कोई स्कीम चला रहे हो, बहुत ऐसा होता है, जैसे पॉन्जी स्कीम हुई थी है ना, पॉन्जी स्कीम सुना होगा यार, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, किसी को नहीं पता हो ना, बीच में पूछ लेना, ना कहने के व्हाट्सएप पर डाल देना, अगर कोई भी वर्ड भी दिक्कत करता है तो, ठीक है। सो समझो क्या कह रहे हैं कि ये जानते हो कि स्कीम जो लेकर आ रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। आपसे कहा कि आपका पैसा भैया 2 दिन में डबल, क्या हो जाएगा, डबल। अब आदमी तो लालच का पुतला है, उसको तो लगा अरे 2 दिन में डबल, बहुत बढ़िया है, चलो मैं लगा रहा हूँ पैसा, कितना चाहिए, 1 करोड़, 2 दिन में कितना, 2 करोड़। और आपने मूवी भी देखी होगी ऐसी तो ना, हेरा फेरी टाइप आया था, वो क्या था, वो चीटिंग। बात पकड़ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, चलो। सो यहाँ पर याद रखिएगा 420 सेक्शन में जब देखेंगे ये थोड़ा बात करता है इसका मोर सीरियस। जब बात करते सिंपल, सिंपल का मतलब सिंपल चीटिंग ही नहीं होता, सिंपल चीटिंग स्पेशल चीटिंग। यहाँ पे कह रहा है सिंपल चीटिंग इज पनिशेबल अंडर 417। बट अगर इस तरह से अगर आप एक लोगों से भरोसा क्रिएट कर रहे हैं और देन आप चीट कर रहे हैं, हाउ, अभी और चीजें सीखेंगे। देखो, the accused was alleged to have executed false sales deed and a complaint was filed by a real owner of property. The accused had a bona fide belief that the property belonging to him, and purchaser also believed that the suit property belongs to the accused. It was held that accused was not guilty of the cheating and ingredient of cheating क्या था, was not present. अगर bona fide था तो, जैसे अब जैसे ये भी गलती हो गया कि कोई गुड्स सेल किए एंड ही वाज प्रिज्यूमिंग दैट कि वो गुड्स उससे बिलोंग करते हैं और उसने उस भरोसे पर उस गुड्स को सेल कर दिया। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता लेटर ऑन कि भाई उसकी इंटेंशन बोनाफाइड थी, तो चीटिंग ट्रीट नहीं होगा। एक और देखो, इट वाज हेल्ड दैट mere breach of contract cannot give a rise criminal prosecution under section 420 unless fraudulent or dishonest intention shown the right as a beginning अरे कैसा खुद डार कर दिया यार, beginning of transaction when the offense is said to have been committed. So अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफ कोर्स समवेयर यू कैन डिमांड अ डैमेजेस और कॉम्पनसेशन, बात समझना। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि अगर वहां पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस इंटेंशन से किया है कि उसे परफॉर्म ही नहीं करना है, तो हम बोल सकते हैं वो चीज है। क्लियर हो रहा है? यहां तक कोई डाउट है होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं नहीं होगा। चलो आगे चलो, देखो, fraudulent deeds and dishonest disposition of property. Fraudulent deeds and disposition of property are covered under section 420 to 424 IPC. These sections deals with the fraudulent conveyance referred to in section 43 of Transfer of Property Act. इसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जो यहाँ हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। और ये जो वाला टॉपिक है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 टॉपिक अभी आ रहे हैं, फटाफट से इंपॉर्टेंट छोड़ मत देना। आओ, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रिएटर्स। ये बहुत कॉमन है भाई, सबने बहुत से सुना होगा। जनरली क्या होता है ना कि पता है कि भाई क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सुना रहा है ना कि क्रेडिटर लोगों को अपना पैसा मांगने आ रहे हैं, हाय अल्लाह क्या करूं, बोला एक काम कर, तेरी प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहले लोग ये सलाह देते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी किसी का नाम ट्रांसफर कर दे। आपको पता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी का नाम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो सेक्शन 421 इंटरैक्ट हो जाता है। लैंग्वेज लिखिए, टाइटल लिखे, देखो 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 देखो, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर 421। whoever dishonestly fraudulently removes conceals deliver, देखो क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली क्या कर रहा है, रिमूव कंसील और डिलीवर। बोलो ना एक साथ, मेरे साथ बोलो ना यार एक बार, रिमूव कंसील डिलीवर टू एनी पर्सन और ट्रांसफर और कॉज टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल जा रही है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अपने मामा के बेटे के नाम कर दी 10 लाख रुपए में। बोलो ये चक्कर क्या है, इंटेंशन समझ आ रहा है ना, इसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, समझना, ताकि डिफ्रॉड हो सके, कौन, क्रेडिटर को डिफ्रॉड कर सके। सो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देयरबाय टू प्रिवेंट और नोइंग to be likely that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among its creditors or creditors of any other person shall be punished with imprisonment either of description term which may extend to 2 years or fine or both। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने छोड़ना मत, इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, इंग्रेडिएंट्स से आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। देखो देखो,
Following ingredients: the accused remove, conceal, or deliver the property that he transferred. It caused to be a transfer to someone, and such transfer was without adequate consideration, and that the accused, यहाँ रखना word adequate consideration है, zero consideration नहीं बोल रहा हूँ, adequate consideration. Accused thereby intended to prevent, knew that he was thereby likely to be prevent the distribution of that property according to law among his creditor or creditor of the other person, and that he acted dishonestly and fraudulently. ये ingredients आपको जितने भी हमने पढ़ाए हैं उसका जरूर आप ध्यान रखें ताकि आपको और भी अच्छे से याद रहें, ठीक है. मेरा पर्पस है क्योंकि है ना एग्जाम में ना समझना, एग्जामिनर आपसे इसमें प्रोबेबल क्वेश्चन पूछेगा, केस फॉर्म में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है. तो आपको सेक्शंस की रेफरेंस समझ में आनी चाहिए. दिस सेक्शन स्पेशली रेफर्स टू द फ्रॉड कनेक्टेड विद द इंसॉल्वेंसी. ये इंपॉर्टेंट बात है जी, इसलिए हमें कहा इंपॉर्टेंट आ सकता है ना. The offense under this consists of the dishonest disposition of property with intent to cause wrongful loss to the creditor. It applies to movable as well as immovable properties. In the view of this section, the property of debtor cannot be distributed according to law except after the provision of relevant enactment has been compiled with. मतलब अगर IBC में बताया उसका अकॉर्डिंग ही होगा. भाई तुम कैसे प्रॉपर्टी को इधर कर रहे हो डेटर, तुम नहीं कर सकते हो. कर रहे हो तो डिसऑनेस्टली अगर कर रहे हो तो फिर मतलब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. ऐसी आता है डिसऑनेस्टली फ्रॉडली प्रिवेंटिंग दैट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर. अगेन सेक्शन 421 ना, उसी के थोड़ा सा आगे चलें तो 422 आएगा. सर ये तो मानते हैं ऑर्डर में आएगा. अरे भाई इसके कॉन्सेप्ट समझो, इस कॉन्सेप्ट से निकल के आएगा. देखो कहता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट एनी डेट और डिमांड ड्यू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेट्स एंड डेट्स ऑफ सच अदर पर्सन. क्या कर रहा है डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली, क्या कर रहा है कि सामने वाले को कहीं से भी ना उसका डेट्स का पेमेंट ना करना पड़े, या उसकी डिमांड या कोई एरिया से कोई ड्यूज है बाकी है वो देना ना पड़े. ऑलराइट सर, क्या कहता है इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द डिफ्रॉडिंग ऑफ क्रेडिटर बाय मिसमास्किंग द प्रॉपर्टी. मास्किंग द प्रॉपर्टी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक और एक्सप्रेशन दिया है. कहता है क्या क्या होना जरूरी है. देखो इट वॉज हेल्ड दैट एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ दैट्स आर ascertain or ascertainable debt. First of all, there must be a ascertainable debt. ये पता होना चाहिए कि डेट का अमाउंट कितना है, कि पहला बात ascertain. Then an absolute liability in present and future. फिर liability, there must be a liability present or future. पहला ascertain that क्या होता है ascertainable. दूसरा absolute liability present or future. An obligation which has already accrued and is subsisting. क्या कर रहा है obligation which has already accrued, मतलब आपको पे ऑफ करना है, ये आ चुका है और ड्यू डेट निकल गया है और आपका obligation अराइज हो गया है और आपने नहीं किया है. तो ये इंग्रेडिएंट्स सारे तीनों होने चाहिए. all debts are liabilities but all liabilities are not debt. ये भी मजे की बात समझना. आप जानते हैं जब हम डेट की बात करते हैं बहुत सिंपल से समझना फटाफट से. सो मतलब वहां पे हम बात कर रहे हैं कि मनी, रीपेमेंट ऑफ मनी. क्या करें रीपेमेंट, अरे मनी क्या लिख दिया खिला, रीपेमेंट ऑफ मनी. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी लायबिलिटीज रहती हो. जैसे एग्जांपल समझना फटाफट से, कंपनी की मान लीजिएगा एसेट्स है, ठीक है, और जब एसेट्स आपने देखा होगा ओल्ड होती चली जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, तो उनकी मेंटेनेंस क्या है आपके लिए लायबिलिटी बन रही है. जैसे जैसे अच्छा वैसे ना वैसे की बात सुना, लायबिलिटीज का मतलब ही क्या है, जिसमें जिसकी यू नो किसी भी चीज में अगर धीरे धीरे वो है ना एक टेंशन क्रिएट कर रही है, मतलब वो गिरती जा रही है, वो अपने आप में एक लायबिलिटी है. जैसे कंपनी के अंदर एसेट्स जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएंगी वो क्या होती जाएंगी, लायबिलिटी बनती चली जाएंगी. बात समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थोड़ा ऊपर अपर लेवल पे बोल रहा हूँ, बुद्धि पकड़ना इस बात को. लेकिन और समझो, जैसे मैंने भी कहा कि लायबिलिटी अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि लायबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म में ही देखा जाए. डेट अगर बात हो रही होगी तो ऑफकोर्स वो मनी टर्म में ही बात हो रहा होगा. लायबिलिटी जैसे मैंने कहा कि कंपनी की एसेट्स हैं वो टाइम गिरती जा रही हैं. ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं. एक आदमी है, उम्र बढ़ता जाएगा तो उसका क्या होता जाएगा, शरीर कमजोर होता जाएगा. जो चीज टेंशन क्रिएट कर रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता जा रहा है, जैसे कंपनी के अंदर किसी चीज से प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, वो क्या है, लायबिलिटीज है. बात पकड़ में आ रहा है, क्या हो रहा है. इसका तो ये अपना आप एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन यह समझाने के लिए यूज किया मैंने सब, ठीक है ना. चलो अब फिर आता है हमारे पास 423 अगर है डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ. जब यहां पर बात करेगा डिसऑनेस्ट तो यहां पे देखो ना कीवर्ड लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन. फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन देखो इसके ही समझने के लिए यहां पे सबसे पहले इसका देखो ध्यान देंगे. देखो
दिस सेक्शन डील्स विद फ्रॉडुलेंट एंड फिक्सटिशियस कन्वेंस एंड ट्रांसफर। क्या कह रहा है? कन्वेंस एंड ट्रांसफर मतलब धोखाधड़ी वाला क्या कर रहे हैं? कन्वेंस एंड ट्रांसफर। इस सेपरेट बात के डील कर रहा है किससे? फ्रॉडुलेंट, कन्वेंस एंड ट्रांसफर। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4(3) इज that the sale deed or deed subjecting to an immovable property, याद रखना 423 के अंदर जब कन्वेंस की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है सेल डीड किसकी? subject to immovable property to a charge must contain a false statement relating to the consideration or relating to the person for whose use or benefits it is intended to operate. Though dishonest execution of a benami deed is covered under this section. अब तो बेनामी हम जानते हैं ना, अलग से एक्ट आ गया उसका। अब तो क्या मतलब पुराना ही है। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 1988। बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता था आपने देखा हो ना कि प्रॉपर्टी बिलोंग करती ए से, लेकिन क्या करें भैया? टैक्स इवेशन करना है, बचना है, तो प्रॉपर्टी ए तो है, प्रॉपर्टी ए मतलब ए से बिलोंग करती है प्रॉपर्टी, लेकिन ए क्या कर रहा है? उस प्रॉपर्टी को अपने सर्वेंट के नाम लिख दिया। अभी क्या है? डिसऑनेस्ट, या देखेंगे एग्जीक्यूशन, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, सर्वेंट के नाम लिख दिया ताकि टैक्स इवेशन ना हो। बात पकड़ मारा है? बेनामी। देखो अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं। whosoever dishonestly, fraudulently sign, executes, become a party to deed or instrument which purpose to transfer or subject to any charge on property or any interest therein which contains any false statement relating to consideration for such transfer or charge or relating to person or persons for whose use a benefit is really intended to operate shall be punished with imprisonment. Alright, वो भी 2 साल तक का सजा है। बात पकड़ में आ रहा है? क्या हो रहा है? Alright, आओ अब ये देखते हैं आगे हमारा dishonest or fraudulent removal of concealment of property. Just a minute. अब देखते हैं, देखो आप 424 ये क्या कह रहा है? इसके देखो, इसके भी इंग्रेडिएंट्स पे आओ ताकि पहले इंग्रेडिएंट्स समझो अच्छे से क्या चाह रहा है। The essential ingredients to bring an offense under section 424, there is a property. First of all, there must be property. An accused conceal, remove the said property, assisted in concealing or removing the said property. दोनों बात कह रहा है, assist दोनों ही बात कर रहा है। या अगर असिस्ट भी किसी को मदद भी कर रहा है प्रॉपर्टी छुपाने में, मदद कैसे कर रहा होगा कि ए भी जानता है कि ए बी को प्रॉपर्टी जो दे रहा है, बी वो प्रॉपर्टी उस अपने नाम लिखवा रहा है और जानता है कि ये फ्रॉडुलेंटली है, ठीक है। दैट सैड कंसीलमेंट और रिमूवल, असिस्टिंग इन रिमूवल, कंसीलमेंट वाज डन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। या कह रहा है एक और, द एक्यूज वाज एंटाइटल्ड टू डिमांड और क्लेम that accused release the same that he so released dishonestly or fraudulently. अब देखो यहाँ पर अब definition में whosoever dishonestly or fraudulently conceal, removes any property of himself or any other person dishonestly or fraudulently assists in concealment or removal of thereof, dishonestly releases any demand or claim to which he entitled. Main ingredients क्या यहाँ पे? Releases his demand or claim to which he is entitled. बात पकड़ में आया? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, सुनो, इतना बुद्धि दिमाग परेशान मत कर लेना। मैं कह रहा हूं हर एक सेक्शन के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखो, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए और याद करने के पर्पज से, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर्जरी की, फॉर्जरी का मेन पर्पज किधर जाता है कि किसी तरह की डॉक्यूमेंट में आपने गड़बड़ी करी है। फॉर्जरी जब हम बात करते हैं क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट, देखो जैसे सेक्शन 463, whoever makes any false document, देखो पहला बात कह रहा है false document या false electronic record or part of the document electronic record with intent to cause damage or injury to public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property to enter into any express or implied contract. किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में, जैसे ज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए, किसी इंसान ने मान लीजिएगा अपना एक पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसने कैसे दी है? वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। या किसी ने फेक मार्कशीट बनवा ली। बात पकड़ में आ रहा है? ये क्या हो गया? फॉर्जरी। फेक मार्कशीट के थ्रू किसी एग्जाम में अपीयर हो गया। या किसी ने बच्चे ने एडमिट कार्ड, हाँ, किसी
किसी इंसान को हायर कर लिया, उससे बोला भाई तुम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, तो मेरे जगह जगह तुम एग्जाम दे दो, और एडमिट कार्ड उसने फेक तरह से रेडी कर लिया। क्या कर रहा है वो? फॉर्जरी। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है? कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो विच इज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। क्या कर रहा है? इसलिए विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन और सपोर्ट टू क्लेम और टाइटल डॉक्टर बहुत मिलते हैं, ऐसे सीएस भी मिल जाते हैं, बीच में पकड़ा आईसीएसआई ने पकड़ा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाते हैं, बात पकड़ में आ रहा है ना। पनिशमेंट क्या है इसके लिए? 2 years एंड फाइन और बोथ। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रहा है, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेड विद ए डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। ऑलराइट, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। लिखा आगे बट नॉट अदरवाइज। क्या है? इंटेंशन होना चाहिए। मतलब अगर हम फॉर्जरी की बात करें, इंटेंशन टू डिफ्रॉड अगर है, ये प्रूव हो रहा है इंटेंशन टू डिफ्रॉड, तो यहाँ पर फॉर्जरी माना जाएगा। कैसे? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। अब ये मजे का डायरेक्ट देखो, मेयर अल्टरेशन इंपॉर्टेंट चीज है भाई, तुम्हारे लिए इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। मेयर अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट फॉर्ज डॉक्यूमेंट। अल्टरेशन मस्ट बी मेड सम यू नो व्हाट गेन और फॉर सम ऑब्जेक्टिव। अल्टरेशन मस्ट बी मेड फॉर सम गेन और सम ऑब्जेक्टिव, तभी बना। अदरवाइज अल्टरेशन आपने किया है, कह रहा है मेयर अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट फॉर्ज डॉक्यूमेंट अनलेस अनटिल इट कम्स विद सम ऑब्जेक्टिव। प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ी करके दिखा दिया है ताकि लोग उससे क्या हो, यू नो व्हाट, मतलब यू नो व्हाट, इन्फ्लुएंस हो जाए और इन्वेस्ट करें। तो आपने जानबूझ के उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। एक इंसान ने अपना यू नो व्हाट ये एक यू नो व्हाट मार्कशीट रेडी कर लिया गलत तरीके से, वो भी एक एग्जांपल हुआ। अब ये वाला केस है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कहता है द एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज वाज दैट ही फर्निश्ड द सर्टिफिकेट टू गेट एम्प्लॉयमेंट एट ईटीटी टीचर विच वाज फाउंड टू बी ए बोगस। मतलब गलत माना गया। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आई थी वो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यू नो व्हाट ईटीटी की टीचर के लिए अप्लाई कर रही थी और वो बोगस था। बोगस का मतलब फेक तरीके से। एंड फॉर्ज इन सच अ मच स्कूल वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ पीरियड गिवन द सर्टिफिकेट। जो स्कूल भी कहा जा रहा है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं था। अच्छा, लेकिन लेटर ऑन पता लगा कि ऐसा सर्टिफिकेट में कहीं लिखा भी नहीं था स्कूल रिकॉग्निशन के बारे में। However, the certificate did not anywhere say that the school was recognized. It was held that merely indicating the teaching experience of accused per se, अगर सिर्फ इसी बात को देखें, per se मतलब स्पेसिफिक एस्पेक्ट को देखें, cannot said to be indicate wrong fact. So direction which was issued for prosecution is liable to be quashed. Quashed का मतलब जाइएगा छाड़िए। मतलब अब समझो यहाँ पर ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैंने जैसे कहा आपका, जैसे पर्टिकुलरली जिस ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू वो ये प्रेजेंट कर रही है कि स्कूल जिससे मैंने लेकर आई हूँ ये रिकॉग्नाइज स्कूल है। पर अगर सर्टिफिकेट में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो रहा है। पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये देखो यहाँ पर लाइन से बताई थी, मेयर अल्टरेशन डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट फॉर्ज। अल्टरेशन मस्ट बी मेड फॉर सम गेन और सम ऑब्जेक्टिव। बात पकड़ में आ रहा है? क्या हो रहा है? चलिए, फ्रॉड अंडर सेबी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं भाई, यहां डिस्कस नहीं करने वाला हूं। जिसको नहीं मिला हो चैप्टर नंबर 20 ऑफ डीडी उसके अंदर डिस्कस कर लिया है, नहीं मिला है ले लीजिएगा, ये डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब आईपीसी वाले कॉन्सेप्ट्स को ना एक बार वापस अच्छे से एक बार इस क्लास को देख लेना। कोई दिक्कत हो तो अगर आगे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन क्वेरी पूछेगा और इसका टेस्ट करने वाला हूं ठीक 2 दिन बाद, उसे मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब कितना अच्छा समझ पा रहे हो ना उसे टेस्ट करेंगे। किसी का भी टेस्ट अच्छा मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसका एक और टेस्ट करूंगा, ठीक है, जब तक अच्छे समझ में नहीं आ जाए। याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेरी अच्छे से रखिएगा, डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसी वर्ड पर, किसी भी लाइन में दिक्कत है आप डिस्कस कीजिएगा ना व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेगा। गुड बाय, टेक केयर।